नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम सुबह एक मॉडल पेपर है उसके 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगले जो 15 क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। यह आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। आप जो है इन क्लासेज को एक रिवीजन के हिसाब से देखें। सेकंड ग्रेड की भी क्लासेज अपने दूसरे चैनल पर चल रही है और उसमें जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ है उसमें 32 क्वेश्चन जो है आपके उस क्लास से आए। तो आप जो जरूर जो है इस क्लासेज को पूरा देखते रहें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रत्य सिद्धांत निर्माण पर अधिकांशतः कार्य किया है। तो जैसे ही आपका नाम आ जाए उपलब्धि अभिप्रेरणा, तो एक नाम हमेशा याद रखना है आपको, वो रखना है डेविड मैक्सीलैंड का। ठीक है, जो डेविड मैक्सीलैंड है इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया है उपलब्धि अभिप्रेरणा में। कोई भी उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित पर्सन आ जाए या फिर कोई जो है आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित कोई चीज पूछ ले या कथन पूछ ले, अगर आपको उत्तर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा और ऑप्शन में मैक्सीलैंड है तो आप जो है इसको जो है क्लिक कर सकते हो, उत्तर लगा सकते हो। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसका प्रमुख केंद्र क्या है। सबसे पहले जो बांडुरा है उसका जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये मॉडलिंग या फिर जो हिंदी में बोले तो प्रतिमान पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रतिमान पर आधारित है कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो क्या सीखता है, जो आप अपना जो आसपास का समाज है उसके व्यवहार को देखकर और उनको मान लो कि एक नायक मान लेता है, उनको एक प्रकार से मॉडल मान लेता है कि यार ये कर रहा है। जैसे अपन देखते हैं ना कि आपका कोई फेवरेट हीरो है, वो कुछ काम कर रहा है तो अपन भी वैसा ही काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो मॉडलिंग या प्रतिमान पर आधारित अधिगम कौन सा है? बांडुरा का अधिगम, जिसको कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और इसका दूसरा नाम है प्रेक्षण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रेक्षण सिद्धांत है। ठीक है, और आजकल आपको पता ही है वर्तमान में जो मनोविज्ञान है, कौन सा विज्ञान? मनोविज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान सारा का सारा आपका व्यवहार पर चलता है। किस पर चलता है? व्यवहार पर चलता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका नैतिक व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नैतिक व्यवहार जो है बांडुरा के सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत है उसका प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन बोल रहा है, एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो फ्रेमवर्क है उसको जो 2005 है उसकी संतुतियों के अनुसार कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए। तो जो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी है ना, उनको सबसे पहले हम परीक्षा की बात करें तो इनकी जो है कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सॉरी, परीक्षा की बात नहीं, होमवर्क की बात करें। जो कक्षा 1 और 2 है इनको कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा, कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। जो एनसीएफ 2005 है वो क्या बोलता है कि जो आपका कक्षा 1 और 2 है ना, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो कक्षा 1 और 2 है उनका जो मूल्यांकन है उसके तरीके के बारे में एनसीएफ बोलता है कि इनका जो मूल्यांकन है वो केवल प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व यानी कोई चीज को हम जो देखकर हम पता लगाते नहीं कि इस बालक का व्यवहार कैसा है, ये पढ़ने में कैसा है, अपने को पता चल जाता है। तो जो है प्रेक्षण के आधार पर ही कक्षा 1 और 2 का क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19वां क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जिसको कहते हैं एनसीएफ 2005, जो एनसीएफ 2005 है इसके अंतर्गत व्यवसायिकगत जो सुधार है उनमें पाठ्य पुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। बात पूछी है एनसीएफ 2005 में जो पाठ्य पुस्तक है उसको लेकर क्या टिप्पणी की गई है। सबसे पहला, पाठ्य पुस्तक का चयन एवं लेखन किसी एक विषय विशेषज्ञ को देना चाहिए। तो गलत बात है, एक विषय विशेषज्ञ को नहीं, बहुत सारे विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे जो है राय लेकर जो है क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। तो एक से नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर पाठ्य पुस्तक बनाते समय अध्यापक का ही लगा दिया, मतलब केवल अध्यापक का ही फीडबैक लिया जाना चाहिए। तो गलत है, अध्यापक का भी लिया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों का भी लिया जाना चाहिए और जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका भी लेना चाहिए, यानी कि सबसे जो है क्या फीडबैक लेना चाहिए। तो ये जो है केवल अध्यापक नहीं होना चाहिए, अध्यापक का ही मतलब गलत है। ठीक है, फिर विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी पाठ्य पुस्तक है उसको जो है विभिन्न जो विद्यालय वहां से साझा किया जाना चाहिए, वहां से राय लेनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लेना अगर किसी के लिए जो है ये नया क्वेश्चन है तो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20,
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन को। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान है वो कहां किया जाता है? ये किया जाता है अपने जो स्कूल्स या विद्यालय उनमें किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, जो आपकी तो दैनिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। किस लिए? दैनिक समस्याओं को दूर करने के लिए, दैनिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, दूर करने के लिए। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है कहां किया जाता है? विद्यालय में। किस कारण? जो दैनिक समस्याएं उनको दूर करने के लिए। जो इसके चरण है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले है समस्या की पहचान। क्या? समस्या की पहचान। पहला चरण है इसका समस्या की पहचान। ठीक है, दूसरा जो चरण है इसका, कौन सा चरण? दूसरा चरण है इसका वो है आपका समस्या की पहचान करने के बाद में होगा समस्या का परिभाषीकरण, समस्या का परिभाषीकरण व सीमांकन। ठीक है, परिभाषीकरण ही लिख देता हूं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? तीसरा है समस्या के कारणों का विश्लेषण, समस्या के कारणों का विश्लेषण। ठीक है, यह भी ध्यान है, विश्लेषण, एक मिनट गलत लिख दिया, विश्लेषण। ठीक है, फिर जो चौथा आता है आपका, चौथा क्या आता है? तो चौथा आपका आता है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, फिर पांचवा क्या आता है? पांचवा जो आपका आता है वह प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन। थोड़ा सा जो है शॉर्ट में लिख देता हूं। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण ध्यान रख लेना। पहला है समस्या की पहचान, दूसरा समस्या का परिभाषीकरण, तीसरा है समस्या के कारणों का विश्लेषण, चौथा है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण और पांचवा है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। तो यहां प्रथम चरण पूछा, तो प्रथम कौन सा हो जाएगा? समस्या की पहचान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जो है उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी 360 कर लें एक बार, 2 की स्पीड से आप क्लास देखोगे तो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, जो RT 2009 है उसकी बात हो रही है। उसमें जो है एक जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें उच्च प्राथमिक स्तर, कौन सा स्तर? उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है? मतलब RT 2009 के तहत जो उच्च प्राथमिक स्तर है यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो कक्षा हैं उनमें न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे हैं वो कितने होने चाहिए? पूरे साल के पूछे हैं इतने, पूरा जो साल, पूरा शैक्षणिक वर्ष है, पूरा सत्र है, उसके दौरान पूछा है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें 1000 घंटे। मतलब कक्षा 6 से 8 तक 1000 घंटे और 220 कार्य दिवस होने चाहिए। कितने? 220 कार्य दिवस। ठीक है, और कक्षा जो आपकी 5 से 8 है, सॉरी कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 1 से 5 उनके जो है कितने शैक्षणिक घंटे होने चाहिए? जो 800 घंटे होने चाहिए और 200 दिवस होने चाहिए। कितने? 200 दिवस। तो ध्यान रखना, RT 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए पूरे वर्ष में 1000 शिक्षण घंटे और 220 कार्य दिवस होने चाहिए, और कक्षा 1 से 5 के लिए 800 शिक्षण घंटे और 200 जो है दिवस होने चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण क्या कहलाता है? विद्यार्थी के विकसित कौशल व ज्ञान का परीक्षण। ज्ञान का परीक्षण मतलब उसने जो है क्या पाया है, मतलब पाया क्या है उसका परीक्षण करना क्या कहलाता है? तो पाया मतलब ये क्या हो गई? एक प्रकार की उपलब्धि हो गई। उपलब्धि हो गई, इसका मतलब इसका परीक्षण कौन सा होगा? उपलब्धि परीक्षण। मतलब विद्यार्थी के विकसित कौशल और ज्ञान का परीक्षण कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब क्या कुछ उसने पाया है, क्या कुछ उसने सीखा है, क्या उसने ज्ञान अर्जन किया है, क्या मतलब कुछ मिला। देखो इंग्लिश शब्द देखो, अचीवमेंट टेस्ट, यानी क्या उन्होंने अचीव किया है, क्या उपलब्धि हासिल किया है। तो टेस्ट क्या कहलाएगा? उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोल रहा है शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांच की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई। क्योंकि आंतरिक जांच क्या होती है? बात करते हैं आंतरिक जांच होती क्या है? आंतरिक जांच का मतलब हो गया जो है, मान लो कि पेपर जो है ना, पेपर जैसे कोई पेपर लेता है या मूल्यांकन करता है, क्या करता है? मूल्यांकन करता है। वो क्या होना चाहिए? स्कूल का यानी कि विद्यालय का ही जो है अध्यापक होना चाहिए, विद्यालय का ही अध्यापक। कुल मिला के मतलब जैसे अपने बोर्ड की परीक्षा होती है ना, बोर्ड की परीक्षा में क्या होता है? कॉपियां बाहर चेक होती है। मान लो कि मैंने बोर्ड का पेपर दिया 10वीं का, मेरी कॉपी बाहर चेक हो रही है, तो वो जो शिक्षक कॉपी चेक कर रहा है क्या वो मेरे को जानता है?
बिल्कुल भी नहीं जानता, वो तो जो है कॉपी के हिसाब से नंबर देगा। लेकिन जो अपना विद्यालय का ही अध्यापक है, अपना कोई भी सब्जेक्ट टीचर है, वही कॉपी चेक कर रहा है। मान लो मैंने परीक्षा दी 10वीं की और मेरी कॉपी स्कूल में ही चेक हो रही है, तो उस जो है मेरा नाम देखते उस जो है शिक्षक होंगे जो कॉपी चेक करेंगे, उनको पता होगा कि यार ये स्टूडेंट तो मैं जानता हूं, ये पढ़ने में अच्छा, ये अनुशासन में सही है, तो उस हिसाब से वो जो है मूल्यांकन करेंगे। लेकिन जो है आपका बाह्य मूल्यांकन होता है जिसमें बाहर से कॉपी चेक होती है, उसको पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट कैसा है, क्या बर्ताव है। तो इसलिए जो आंतरिक जो जांच होती है ना, उसका जो है ना बढ़ाने का कारण क्या है, तो वो क्या करता है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है। ठीक है, जो बाहर कॉपी चेक होगी उसमें जो क्या होगा कि उस शिक्षक को पता नहीं कौन विद्यार्थी है, कैसा है, क्या अनुशासन में रहता है या नहीं रहता, जो पढ़ने में कैसा है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो अगर आंतरिक मूल्यांकन होगा ना, तो सभी पक्षों का मूल्यांकन होगा। उनको अनुशासन का भी पता होगा कि ये विद्यार्थी अनुशासन में कैसा रहता है, पढ़ने में कैसा रहता है, स्कूल जो है कितने बजे आता है, लेट तो नहीं आता। सब कुछ पक्षों का जो है कहां पर होगा, आपका सिर्फ आंतरिक जांच में ही क्या होगा, जो है सभी पक्षों का मूल्यांकन होगा। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है, फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? सबसे पहले, इद्दम का संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं और कामेच्छाओं से होता है। बिल्कुल, जो कामेच्छाएं वो आपकी इद्दम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आईडी, से संबंधित होती है, ध्यान रखना। फिर है विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन तक पहुंचने के साधन है। बिल्कुल, हम मजाक में और अशुद्ध उच्चारण से क्या होते हैं, अचेतन में चले जाते हैं। अचेतन जो है एक प्रकार से अपना वो माइंड है जो ज्यादातर टाइम क्या रहता है, जो है निंद्रा में रहता है, मतलब जो है ज्यादातर टाइम एक्टिव नहीं रहता। ठीक। फिर है फ्राइड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इद्दम के बर्ताव करने का तरीका है। तो इद्दम का नहीं है, ये आपका है ईगो का। किसका? ईगो का, जिसको कहते हैं अहम का। तो ये आपका गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष आरंभ में स्थापित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत स्थिर बने रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जब व्यक्ति के जो आंतरिक पक्ष होते हैं वो आरंभ में ही स्थापित हो जाते हैं कि व्यक्ति कैसा रहने वाला है, वो चेंज बहुत कम होते हैं, स्थिर ही रहते हैं। तो ये भी सही है। तो तीसरा क्या, वो क्या गलत है, तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25वां देखो, व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया और असुमेलित छांटना है आपको। सबसे पहले सेल्डन का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण का प्रकार है वो शारीरिक संरचना के आधार पर है। तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक थे, क्रेसमर। कौन? क्रेसमर। इनका वर्गीकरण भी किस पर था? शारीरिक संरचना पर। ठीक है। स्प्रेंजर का सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण है। बिल्कुल सही है। हिपोक्रेटस है ना, हिपोक्रेटस का जो है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर नहीं है, ये गलत हो गया। और असुमेलित छांटना था, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। हिपोक्रेटस जो है फ्लूइड या जो ह्यूमरस होता है उसके आधार पर, ह्यूमरस के आधार पर जो है आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? फ्लूइड या ह्यूमरस के आधार पर जो है क्या किया था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर हम ऑलपोर्ट का कह सकते हैं, ऑलपोर्ट का मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर है। इसके अलावा केटल का भी मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण है। कैनन ने किया अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर किया, तो ये भी सही है। तो ऊपर वाले 2 सही और जो चौथा सही, तीसरा गलत है, क्योंकि हिपोक्रेटस ने जो है फ्लूइड या ह्यूमरस के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और असुमेलित अपने को छांटना था। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है, विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं? तो देखो इसमें कुल कार्ड होते हैं 31। कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड। ठीक है, जिसमें से 30 कार्ड रंगीन होते हैं और 1 कार्ड होता है आपका खाली। ठीक है, तो ऑप्शन में 31 आए तो 31 उत्तर करना है और 30 आए तो 30 उत्तर करना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 30। मतलब विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसको कहते हैं TAT। क्या कहते हैं? TAT। और इसको जो है प्रतिपादित करने वाले कौन थे? मॉर्गन व मूरे। ध्यान रखना, मॉर्गन व मूरे ने प्रतिपादित किया था। और ये जो है आपके जो है कुल इसमें कितने कार्ड होते हैं? 30 कार्ड होते हैं और 1 खाली कार्ड भी होता है। तो 31 अगर ऑप्शन में, तो 31 ही आपको करना है। एक है बालक आत्मबोध परीक्षण। कौन सा? बालक आत्मबोध परीक्षण। बालक आत्मबोध परीक्षण। और ये बालक आत्मबोध परीक्षण है, इसको कहते हैं CAT। ठीक है, और ये जो है किसने किया? ये बेलक ने किया। लियोपर्ड बेलक ने जो है इसका क्या किया था? आविष्कार किया था, या फिर जो है इसको जो है प्रमाणित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष क्या है? शाब्दिक मतलब तो हो गया आपका पढ़े लिखे लोगों पर किया जाता है परीक्षण। किस पर? पढ़े लिखे लोगों पर। अशाब्दिक अनपढ़ लोगों पर किया जाता है। सामूहिक का मतलब एक साथ बहुत सारे पर, एक साथ बहुत लोगों पर, एक साथ बहुत लोगों पर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल।
अब जो शाब्दिक और सामूहिक है उसका क्या जो मतलब दोष है इसके, सबसे पहला इस परीक्षण में नकल की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों पर साथ करेंगे तो एक दूसरे के देख लेंगे, नकल की संभावना रहेगी। बिल्कुल, इस परीक्षण में परीक्षक द्वारा प्रबंधन व नियंत्रण में असुविधा होती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं तो प्रबंधन में क्या होगी, असुविधा होगी। बिल्कुल होगी। फिर सामूहिक परीक्षण में परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता, तो यह भी बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत होता है तो मान लो कि एक एक को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से परीक्षण होता है ना, तो हम उसको पूरी जो निजी भावना है उसको भी जान सकते हैं, लेकिन सबका साथ में परीक्षण ले रहे हैं तो निजी भावनाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो उपयुक्त सभी जो है इसके दोष हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन बोल रहा है समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति कौन सी नहीं है। ठीक है, समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति कौन सी नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है बोनस गया हुआ है, गलत क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। समायोजन में जो अप्रत्यक्ष युक्ति है, कौन सी अप्रत्यक्ष युक्ति, एक तो अप्रत्यक्ष होती है जिसमें ये परिमेयकरण, उदात्तीकरण, दमन, इसके अलावा समन, ठीक है, तदात्मीकरण, ये बहुत सारी होती है। ठीक, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप कौन सी जो है प्रत्यक्ष युक्तियां कौन सी होती है। और प्रत्यक्ष युक्तियां मैं बता देता हूं, वो नाम याद रख लेना। एक तो होती है बाधा निराकरण, बाधा निराकरण जो है एक प्रत्यक्ष युक्ति है। ये तीनों की तीनों क्या अप्रत्यक्ष है। दूसरा होता है मार्गांतीकरण, मार्गांतीकरण भी क्या है, प्रत्यक्ष युक्ति है। नाम ध्यान रख लेना इनका। ठीक है, तीसरी जो होती है अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, ये भी आपकी प्रत्यक्ष होती है, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन। ठीक है, और चौथी होती है आपकी अवधान प्राप्ति। कौन सी, अवधान प्राप्ति। ये चार युक्तियां का नाम ध्यान रखना, ये चार आपकी प्रत्यक्ष होती है, बाधा निराकरण, मार्गांतीकरण, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन और अवधान प्राप्ति। तो ये क्वेश्चन वैसे गलत छपा हुआ है, तो ये क्या हो गया, बोनस हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है। बालक जो अपराध करते हैं उसका कारण कौन सा नहीं है। माता पिता द्वारा कठोर अनुशासन, अगर माता पिता कठोर अनुशासन रखेंगे तो बालक में जो है एक द्वंद्व की भावना आ जाएगी और बालक अपराधी बन सकता है। तो ये तो कारण बिल्कुल है, ये तो कारण है। फिर विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन, सह शैक्षणिक गतिविधियां कौन सी होती है, खेल कूद, ये खेल कूद, पेंटिंग वगैरह। तो कैसे बाल अपराधी बनते हैं, तो बिल्कुल नहीं बनते। तो ये नहीं पूछा था, तो ये नहीं है, इससे बाल अपराधी नहीं बनते। फिर शारीरिक व अनुवांशिक दोष से ग्रसित, बिल्कुल अगर अनुवांशिक या शारीरिक दोष से ग्रसित है तो बालक जो है क्या बन सकता है, बाल अपराधी बन सकता है। फिर कमजोर आर्थिक स्थिति, तो कई जो है आप कर सकते हो कि किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो भी जो है बाल अपराध का कारण बन सकती है, लेकिन जो है सह शैक्षणिक गतिविधियां नहीं बन सकती। और अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फिर हम जो है अगली क्लासेस हिंदी की लाएंगे 2 दिन। ठीक है, तो आप हिंदी के लिए भी जुड़ जाइए। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता जो उपलब्धि परीक्षण के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का पता चल सकता है। बिल्कुल, किस विद्यार्थी ने कितना जो है उपलब्धि हासिल की, उससे भी हम व्यक्तिगत जो है क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं। फिर अभिक्षमता परीक्षण, जो अपना एप्टीट्यूड है, अपनी क्षमता है, उनका भी अलग अलग आंकलन करके, यानी कि किसकी क्षमता कितनी है, वो भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारक होती है। बिल्कुल। फिर व्यक्तित्व परीक्षण, बिल्कुल व्यक्तित्व परीक्षण से भी व्यक्तिगत भिन्नता का पता चलता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये जो है जीवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको जो है हमेशा मिलते रहेंगी क्लासेस। कल हम जो है हिंदी की क्लासेस लेकर आएंगे, सुबह दिन की 2 क्लासेस होती है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।